हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपन उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कंटिन्यू चैप्टर टॉपिक चल रहा था। वो आपका जो टॉपिक था अपने पास फेराडेज लॉ के ऊपर अपन ने बात की थी। फेराडेज का फर्स्ट लॉ अपन डिस्कशन कर चुके थे और उस फेराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर डिस्कशन करने के बाद एक फाइनल फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला था क्या, जितने वो भी फॉर्मूला किससे आया था आपको पता है, जितना चार्ज फ्लो कर रहे थे वो उसके से इक्वल था किसके, कितना वो डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास अमाउंट ऑफ वो जो भी आयंस जो है आपका कैथोड के ऊपर डिपॉजिट जो हो रहा था उसके प्रोपोर्शनल था, उसके इक्वल था। उससे जो अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? सिंपल सा W इक्वल्स टू EIT अपॉन, सिंपल सा क्या था, EIT अपॉन 96500। क्लियर? और ये ग्राम की फॉर्म में अपन इसको फाइंड आउट किया था। क्लियर? उसी टाइप का एक और एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, उसी टाइप का जो न्यूमेरिकल अपन ने किया था, सेम बेस टाइप का एग्जांपल मैंने डिस्कशन किया है, टेक किया है। क्या है एग्जांपल मेरा? सिंपल सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो निर्जल की फॉर्म में है आपके पास, यानी सॉलिड वो निर्जल फॉर्म में आपके पास है और इसके अंदर 1 एम्पियर की करंट 10 मिनट तक क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो इसके अंदर कितना कैथोड के ऊपर मैग्नीशियम जो है आपका डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर ही डिपॉजिट होगा। तो क्यों उसके अंदर क्या रिडक्शन हो रहा है, कितना वो रिडक्शन की रिड्यूस होकर वहां क्या डिपॉजिट होगा, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? ओके। तो इसके अंदर जो mg है, जो मैंने जो फॉर्मूला आया था आपके पास, क्या इक्वेशन क्या बनती है, वो फॉर्मूला क्या डिराइव किया था अपने पास, W बराबर, सिंपल सा पहले क्या था, W बराबर E, कितना वहां पे तुल्यांक की भार वो आपके निकाला था उसका तुल्यांक, इनटू करंट कितना फ्लो कर रहे हो, कितने टाइम तक फ्लो कर रहे हैं, अपॉन आपके पास क्या था 96500 और ये वैल्यू जो आ रही थी किसके अंदर आ रही थी आपके पास, ग्राम के अंदर आ रही थी। क्लियर? ये तो आपका फॉर्मूला था। अब आपको उसी का ही आपको तुल्यांक की बाहर निकालना है आपके पास, जो उसके अंदर डिवॉल्व हो रहा है, कौन हो रहा है, mg है आपके पास। क्या है? mg। तो mg का आपको निकालना पड़ेगा। तो mg यहाँ पे किस फॉर्म में है आपके पास, मैग्नीशियम किस फॉर्म में आपके पास, +2 की फॉर्म में है और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को टेक करके किसकी फॉर्म में चेंज होगा, ये mg की फॉर्म में चेंज होगा। क्लियर? अब mg के लिए e की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो e की वैल्यू mg के लिए क्या आएगी, फॉर mg के लिए e की वैल्यू जो होगी आपके पास, एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास, 24 होगा आपके पास। क्लियर? अपॉन n फैक्टर मींस वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो कितना आएगा, 12 आएगा आपके पास। क्लियर? ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। क्लियर? एटॉमिक मास के थ्रू आपने इसकी e की वैल्यू कैलकुलेट करी। अभी e की वैल्यू t और यहाँ आपके पास t कितना दे रखा है, 10 मिनट की फॉर्म में दे रखा है आपको। इस 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 60 सेकंड की फॉर्म में आएगा और करंट आई आपको दे रखा है कितना, 10 एम्पियर की फॉर्म में। क्लियर? इन ऑल वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर लो तो W बराबर E की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू करंट कितना हो रहा है 10 एम्पियर का, कितने टाइम तक, 10 × 60 सेकेंड अपॉन 96500। क्लियर? ग्राम की फॉर्म है, 1010 से गॉन हुआ तो आपका W की वैल्यू कितनी आई, 12 6 कितना होता है, 72। 12 6 कितना होगा, सिंपल सा आपके पास 72 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 720 अपॉन 965। क्लियर? 0 से 0 आपकी क्या हो गए, गॉन हो गए थे। जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो W की जो वैल्यूज है वो नियर इक्वल आएगी आपके पास क्या, 0.75 ग्राम के इक्वल आएगी। क्लियर? या इसका एग्जैक्ट डिवीजन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.746 डैश 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 और ये ग्राम के अंदर वैल्यू आएगी। क्लियर? इसका नियर इक्वल वैल्यू जो आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम जो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, वो कितना अमाउंट होगा, वो आपके पास सिंपल सा 0.75 ग्राम या फिर अपन 0.746 ग्राम आपका क्या होगा, डिपॉजिट होगा, कौन, मैग्नीशियम किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, जो कि आपको क्या होगा, फाइंड आउट करना था। क्लियर? नाउ वी आर डिस्कशन ऑन द सेकंड लॉ ऑफ द फैराडेज सेकंड लॉ, या सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज की मैं अगर बात करूं तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज होता क्या है। क्लियर? सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से एक डायग्राम में आपको बताऊंगा, उस डायग्राम्स के थ्रू आपको इजी वे में हो जाएगा सॉल्व कि किस टाइप से अपन सेकंड लॉ को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल से मैंने क्या किया, फर्स्ट लॉ के अंदर अपन एक सेल की बात हुई थी, अभी क्या बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन ने 2 सेल कंसिडर किए, 2 या 2 से ज्यादा सेल भी आप ले सकते हो। क्लियर? इन बोथ सेल्स को क्या किया आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया, अटैच किया। इन सेल्स को अटैच करने के लिए किसको अटैच करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं सेल के, एक कैथोड होगा, दूसरा क्या होगा, एनोड होगा। इन कैथोड और एनोड्स को किस कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, अरेंज करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर? क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं वो भी मैं रीजन बताऊंगा। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगी, बैटरीज आ जाएगी। क्लियर?
ये आपके पास सेल क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों अटैच किया, जिससे कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन अटैच करने का यही रीजन है, एकमात्र रीजन है। क्यों? क्योंकि इससे अंदर जो भी करंट का जो आई जो फ्लो होगा वो आपके पास इक्वल अमाउंट के अंदर आई का फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, आई की वैल्यू चेंज आउट नहीं होती है। और इन दोनों सेलों को किसमें अरेंज किया हुआ है, श्रेणी क्रम के अंदर अरेंज किया हुआ है। क्लियर? अब इसके अंदर लॉज की बात होगी, अगर मैं इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इसको W1 कह रहा हूँ, W1 मास वहां पे क्या होगा, निक्षेपित होगा कैथोड के ऊपर, और इसके अंदर जो मास निक्षेपित होगा वो कितना होगा, W2 मास जो है आपके पास क्या हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है। क्लियर? अब सेकंड लॉ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या डेफिनेशन देंगे आप उस सेकंड लॉ के अंदर, सिंपल सा, दो या दो से अधिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समान धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। समान धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी वो उसके तुल्यांकी भार के क्या होगा, बराबर होता है। क्लियर? ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आती है। तो सिंपल सा डेफिनेशंस क्या लिखोगे, जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान धारा क्या करते हैं, समान धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जैसे समान धारा आप प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, कितना अमाउंट ऑफ पदार्थ जो है निक्षेपित होगा, पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है या होता है। क्लियर? कितना अमाउंट वहां पे डिपॉजिट होगा वो उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो क्लियर? इससे आपके पास क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ, सिंपल सा, W1 आपके पास है, दो सेल की बात की, इसलिए क्या होगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 तुल्यांक अपॉन क्या आएगा आपके पास, E2 तुल्यांक के बराबर आएगा। यही बाय डेफिनेशन कह रहा है। क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें समान धारा प्रवाहित करने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है धारा कैसे बहेगी, समान धारा बहेगी आपके पास। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो निक्षेपित होगा पदार्थ, आपको पता है मैग्नीशियम है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नीशियम क्या होता है, निक्षेपित हो रहा था, कितना अमाउंट हो रहा था वो कैलकुलेशन के थ्रू होता है। निक्षेपित होना मतलब कैथोड के ऊपर जाके अटैच होना। क्लियर? तो निक्षेपित होगा उस पदार्थ की जो मात्रा होगी उस तुल्यांकी भार, ई क्या आपका तुल्यांकी भार है, उस तुल्यांकी भार के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ दो सेल लिए इसलिए इनकी दोनों को क्या लिया, रेशियो की फॉर्म में लिया। आपको पता है क्या, अगर मैं इसको अनदर फॉर्म में लिखूं तो Z बराबर क्या होता है, E अपॉन 96500 के बराबर होता है। क्लियर? यहां से Z की वैल्यू भी क्या हो रही है, अब यहां देखो Z भी क्या है, E के प्रोपोर्शनल की फॉर्म में है आपके पास। अगर Z E के प्रोपोर्शनल की फॉर्म में है आपके पास तो अपन इसको फर्दर मोटी वापस चेंज करके लिख सकते हैं, W1 अपॉन, सिंपल सा फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं क्या, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। क्लियर? ये एक फर्दर मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा किसके लिए, सेकंड लॉ के लिए। क्लियर? ये जो सेकंड लॉ है और जो इससे पहले वाला जो फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा, आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर? ये दोनों क्लियर होने के बाद अगर मैं इसको किसी अनदर सेल के लिए बात करो या कुछ भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है आपके पास, उस डेफिनेशन के ऊपर अपन बात करते हैं कि 1 फेरेड अपन किसको कहेंगे या फेरेड की वैल्यूज कहां से कैलकुलेट हुई, उस चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब अपन डेफिनेशन की बात करते हैं किसकी, 1 फेरेड की डेफिनेशन। या कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से जो आपके 12th बेस पे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि 1 फेरेड आप किसको बोलोगे। क्लियर? 1 फेरेड की डेफिनेशन कहां से आती है, तो सिंपल से अपन डेफिनेशन बोले 1 फेरेड की तो क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रोड, क्या बोला, एक मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रोड नहीं है आपके पास, क्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की
की मात्रा को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को 1 या 1 फैरड, 1 फैरड अपन उसको क्या कहते हैं, फेरॉड कहते हैं, 1 फेरॉड कहते हैं। क्लियर, उसको 1 फेरॉड कहते हैं। क्लियर, अगर इसकी बात करूं तो वह एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -19 इंटू इसको मोल के अंदर फाइंड आउट करना है, तो मोल के लिए अपन क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू क्या होता है 10 टू द पावर 23। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यूज अपने पास आती है। क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज आती है आपके पास, 96487। क्लियर, क्या वैल्यू आती है 96487 कूलॉम के अंदर ये वैल्यूज आएगी। क्लियर, इसी वैल्यू को अपन न्यूमेरिकली जब भी यूज करते हैं तो इस वैल्यू को 1 फैरेड के अंदर अपन न्यूमेरिकली क्वेश्चन के अंदर जो यूज करते हैं वैल्यूज, उसको लिखते हैं अपन 96500, और जो कि ये वैल्यू इसके 1 फैरेड की क्या है 1F के नियर इक्वल कंसीडर करके अपन इसको न्यूमेरिकली अपन सॉल्व करते हैं। क्लियर, अब आपके पास आता है सर एक जिस टाइप से अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर आपने बात की कि उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व किया, क्या इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा, अगर इसके अंदर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे इसको फाइंड आउट करूंगा। क्लियर, सपोज मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड कंसीडर किया, किसका इलेक्ट्रोड कंसीडर किया, Ag+3 का आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, एक एल्यूमिनियम का आपके पास इलेक्ट्रोड है। ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड क्या करेगा आपका, से एग्जांपल की फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं, एज ए न्यूमेरिकल आप इजी गोइंग में सॉल्व कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां पे प्रोवाइड करने पर कितना ये जो एल्यूमिनियम वो निक्षेपित होगा कैथोड के ऊपर, इस किसके अकॉर्डिंग, फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये चीज आपको माइंड में आप आराम से इसको समझेंगे तो। जैसे 1 मोल आपके पास, अगर आपके पास Ag+3 आपके पास, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या करेगा, ये Ag का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम है तो आपका किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, अब यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम आपके पास बना, कितना मोल एल्यूमिनियम बना आपके पास, 1 मोल का एल्यूमिनियम बना। तो ये 1 मोल एल्यूमिनियम किससे बना, कितना नंबर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्जेस हो रहा है, किसके, जो 1 मोल के बराबर होगा, तो ये कितने 3 इलेक्ट्रोड से कितने मोल के बराबर होगा, ये 3 मोल के बराबर होगा। आया समझे, और जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे यही नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, फैरेड के बराबर होता है। यानी 1 मोल लिया तो 1 फैरेड बना, तो यहाँ 3 मोल है तो किसके बराबर होगा, 3 फैरेड के बराबर। और ये 3 फैरेड से कितना बन रहा है आपके पास, 1 मोल आपके पास फॉर्म हो रहा है। कितना है ये आपके पास, जो भी निक्षेपित पदार्थ है उसका क्या है 1 मोल। अगर किसकी मोलरिटी अपन को फाइंड आउट करनी है, क्लियर, तो इसकी मोलरिटी के लिए अपन क्या कर ले, सिंपल सा अणुभार से भी अपन इसका निकाल सकते हैं। किसके थ्रू निकाल सकते हैं अपन, इसके अणुभार के थ्रू अपन इसका निकाल सकते हैं। क्लियर, अब इसके अंदर 3 मोल है आपके पास, Ag है आपके, सॉरी एल्यूमिनियम है आपके पास। एल्यूमिनियम का आपके पास अणुभार कितना होगा, एल्यूमिनियम का अणुभार कितना होता है 27 होता है, सिंपल सा 27 ग्राम हो गया। किसका, एल्यूमिनियम का अणुभार कितना होता है 27। तो ये 3 फैरेड के अंदर कितना ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए आपको, 27 ग्राम एल्यूमिनियम क्या करेगा 3 फैरेड के अंदर उस कैथोड के ऊपर निक्षेपित होगा। अगर 1 फैरेड के अंदर कितना ग्राम निक्षेपित होगा, अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 9 ग्राम। कि 1 फैरेड के अंदर कितना एल्यूमिनियम वहां पे निक्षेपित होगा, 9 ग्राम वहां पे एल्यूमिनियम क्या होगा, निक्षेपित होगा। क्लियर, अगर यही चीज आपको, अगर इस 1 फैरेड की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, 1 फैरेड की वैल्यू मैं यहां लिख दूं 96500 कूलॉम के अंदर कितना ग्राम आपके पास एल्यूमिनियम निक्षेपित हो रहा है, 9 ग्राम। अगर यहाँ पे कूलॉम को 1 कूलॉम की फॉर्म में फाइंड आउट करना, अगर 1 कूलॉम वहां पे होगा आपके पास चार्ज, तो इसके अंदर कितना पार्ट निक्षेपित होगा, तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा 96500 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर, अगर यही चार्ज की वैल्यू मैं 1 कूलॉम से बढ़ा दूं, 1 कूलॉम से बढ़ाकर मैं क्या लिख दूं 965 कूलॉम चार्ज के दूं। अगर 965 कूलॉम चार्ज है तो कितना एल्यूमिनियम वहां पे निक्षेपित होगा, तो क्या करोगे 96500 इंटू क्या कर लोगे 965 से, ये 965 मल्टीप्लाई हो कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा 9/100 आपके पास कितना आ जाएगा 96, सिंपल सा 965 कूलॉम चार्ज के अंदर कितना वहां पे निक्षेपित होगा, तो 0.09, क्यों 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.09 ग्राम आपके पास आएगा। आया समझ में आपको, क्लियर, कि किस टाइप से कितना एल्यूमिनियम वहां पे निक्षेपित होगा वो चीज अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, अगर यहाँ फेरेड की वैल्यू यहाँ से 1 से आधा फेरेड कर ले, यानी हाफ फेरेड कर ले, क्लियर, तो यहाँ से हाफ फेरेड कर लेगा तो वहां पे ग्राम भी क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। अगर इसको मैं सपोज लिखूं कि यहाँ 0.5 फेरेड है आपके पास,
तो एल्यूमिनियम कितना निक्षेपित होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा 4.5 ग्राम वहां पे एल्यूमिनियम क्या होगा आपके पास निक्षेपित होगा। यानी जितना ग्राम अमाउंट है उसका एल्यूमिनियम का वहां पे इकट्ठा होने का कैथोड के ऊपर, वो भी क्या हो जाएगा वहां पे फेरेड का आधा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बोथ साइड में आप हाफ से डिवाइड अपन कर लेंगे। क्लियर। वैसे ही मैं एक और अनदर एग्जांपल में डिस्कशन करूं, क्या एग्जांपल डिस्कशन कर रहा हूं देखना, सिंपल सा एग्जांपल है वो आपका, इसी पे बेस्ड एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं। जो ये वाला मैंने एग्जांपल लिया आपका इसी टाइप का, क्या मैं एग्जांपल कंसीडर कर लो, इफ एग्जांपल है यदि निर्जल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर निर्जल कैल्शियम कार्बोनेट में 0.5 फेरेड कितना चार्ज है, 0.5 फेरेड चार्ज आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो अगर इतना चार्ज वहां पे प्रवाहित किया जाता है तो कितना कैल्शियम निक्षेपित होगा, कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम वहां पे निक्षेपित होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये चीज फाइंड आउट करनी तो सिंपल सा आपके पास वही डेफिनेशन, आपके पास कैल्शियम कितना है, कैल्शियम यहाँ कौन हो रहा है, कैल्शियम की बात कर रहा था, यहाँ कैल्शियम Ca किस फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किस फॉर्म में चेंज होगा आपके पास, Ca की फॉर्म में चेंज होगा। यहाँ आपके पास 2 मोल आपने लिए, क्लियर, तो यहाँ किस में हो रहा है 1 मोल आपके पास कैल्शियम आपके पास बन रहा है, कितना बन रहा है 1 मोल कैल्शियम आपके पास बन रहा है। अगर ये जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतनी नंबर ऑफ क्या होते हैं फेरेड के बराबर, तो ये 2 फेरेड आपके पास है, तो कितना बन रहा है आपका चार्ज है, तो कितना होता है 1 मोल कैल्शियम निक्षेपित होगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर आपका निक्षेपित होगा। क्लियर। अगर आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है, तो आप क्या लिखोगे 40 अपन लिखेंगे, कितना लिखोगे 40 मोल किसके लिए 2 फेरेड के लिए। अगर 1 फेरेड के लिए आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर लोगे 20 मोल कर लोगे। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ये इजी गोइंग हो गया। अब आपको क्वेश्चन कितने फेरेड के ऊपर पूछ रहा है, 0.5 फेरेड आवेश दिया जाता है। क्लियर, यानी इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, ये हाफ कर रहा है। अगर फेरेड की वैल्यू 0.5 फेरेड आपने कर ली तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स जो वहां पे आपका दिखते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं ग्राम में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ ग्राम की जो निक्षेपित हो रहा है कितना ग्राम होगा, तो 20 से भी क्या हो जाएगा ये 10 ग्राम हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में कि 0.5 ग्राम आपने 0.5 फेरेड आवेश दोगे तो कितना वहां पे ग्राम कैथोड के ऊपर जो कैल्शियम जो कितना डिपॉजिट होगा वो आपके पास क्या होगा 10 ग्राम जो कैथोड के ऊपर क्या होगा वो निक्षेपित होगा। क्लियर, आई होप कि ये जो फॉर्मेशन मैं आपको इजी गोइंग में 2 एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कशन किए, इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। क्लियर, चलिए अब जो अपन इसी चीज को आगे कंटिन्यू करें तो इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आता है आपके पास कंडक्टेंस के ऊपर अपन बात करते हैं। क्या होती है कंडक्टेंस और किस टाइप से कंडक्टेंस अपन फाइंड आउट की जाती है। चलिए अब हम करते हैं कंडक्टेंस। चालकता क्या होती है, चालकता की डेफिनेशन सबसे पहले आपको माइंड में आती, सिंपल सा ऑन लैंग्वेज में बोलूं तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और अपन विद्युत अपघट्य के लिए निकाल रहे हैं तो इसके लिए अपन डेफिनेशन क्या बोलोगे, चालकता को आप सिंपल सी डेफिनेशन क्या देंगे, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए क्या लिखोगे, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। क्लियर, यहां चालकता से किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G इज इक्वल टू क्या आता है 1/r के बराबर आता है। यानी चालकता जो है आपके पास किसके बराबर हो गई 1/r के बराबर होता है। R आपके पास क्या है, प्रतिरोध है। क्लियर, अब आपके पास आता है कि अपने फिजिक्स में अपन ने पढ़ा है क्या, या 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कि जो चालकता है प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है, पहला आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है R इज प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स वो लेंथ ऑफ वायर के वो प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड अपन ने बात पढ़ी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन 1/क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये 1/क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है
प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को जब प्रोपोर्शनलिटी को कॉमन प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में चेंज किया तो आर इज इक्वल टू क्या करते हैं अपन एल अपॉन ए की फॉर्म में, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो वहां एक कांस्टेंट यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या उसको विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, या उसको प्रतिरोधकता कहा जाती है। तो सिंपल सा आर इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं रो एल अपॉन आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो जो है आपके पास, रो इज इक्वल टू क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं अपन इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, या कह सकते हो आप क्या, प्रतिरोधकता, क्या कह सकते हैं अपन इसको, प्रतिरोधकता। अगर इस आर की वैल्यू को मैं यहाँ वैल्यू को पुट करूं तो जो चालकता की वैल्यूज आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल सा ए अपॉन रो एल। क्लियर, यानी चालकता जो है वो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ ऑफ वायर, या लेंथ ऑफ वायर की बात नहीं होगी, यहाँ जो एल है आपके पास ये लेंथ ऑफ वायर नहीं है, ए तो आपका क्या है, वेयर जहां लिख दूं मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ ए बराबर तो क्या है, ए बराबर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्लियर, किसका, जो इलेक्ट्रोड्स लिया उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। और जहां ये एल जो है यहाँ पे तार की लंबाई लेते थे, क्योंकि अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, किसी सेल की बात होगी, तो यहाँ पे जो एल है आपके पास, एल क्या है, जो भी आपके पास आयन से आपके पास जो भी इलेक्ट्रोड से आपके पास उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या है आपके पास दूरी है, आपके पास क्या है, उन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। सिंपल सा एल क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, यानी कितनी डिस्टेंस के ऊपर दोनों इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया हुआ है, उसके ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आते हैं। क्लियर, यह आपके पास आया जी की वैल्यू, और जी जो है ये किसके लिए चालकता है, ये आयनों के लिए चालकता है। किसके लिए है, ये आयनिक चालकता कहेंगे, जो कि आयनों के भागने, चालकता मतलब क्या, आयन्स आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, दौड़ लगाएंगे, भागेंगे, तो ये जो जी है आपके पास किसकी चालकता है, ये आयनों की चालकता है। किसकी चालकता है, ये आयनों की चालकता है। आया समझ में आपको। अब आपके पास कुछ पॉइंट आता है कि सर ये जो चालकता है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी ऑफ द कंडक्टिविटी, क्लियर, या कंडक्टेंस, ये जो चालकता है किन किन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कंडक्टेंस। पहले अपन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कंडक्टेंस की बात करते हैं, यानी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल सा, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर, यानी कंडक्टेंस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कौन सा कारक प्रभावित करता है, पहली बात आपके पास आती है जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी जो चालकता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती है आपके पास। फिर सेकंड बात आपके पास आती है जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल। क्लियर, दोनों इलेक्ट्रोड जो है आपके पास, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की कितनी दूरी है आपके पास, कितनी दूरी पर रखा हुआ है आपके पास। क्लियर, सेकंड जो बात आती है, आप थर्ड जो पॉइंट आता है आपके पास, यानी ताप का प्रभाव। क्या आता है, ताप का प्रभाव, यानी टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो आयनिक बंध क्या होगा, दुर्बल होगा। जैसे जैसे, यानी कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाओगे, जैसे आपका ताप बढ़ेगा, अगर जैसे आपने ताप को बढ़ाया तो आयनिक बंध क्या होते हैं, दुर्बल होंगे। ताप बढ़ाने तो आयनिक बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। आयनिक बंध क्या होता है, दुर्बल, वीक होंगे। और जैसे जैसे आयनिक बंध वीक होंगे तो आयन इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेकआउट होंगे, दुर्बल होंगे। क्या आयन बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ेंगे, स्पीड से गति करेंगे। अगर आयन ज्यादा मूवमेंट्स करेंगे वहां पे, तो जो आपके पास जो चालकता का मान है वो, यानी चालकता जो है, चालकता जी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी चालकता भी बढ़ती है। सिंपल सा जी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वहां पे ताप बढ़ाने पर
आयनों के बीच दुर्बल बंध होता है, दुर्बल बंध होने के कारण जो भी आयंस है वो जल्दी इधर उधर क्या करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, वो जल्दी मूवमेंट्स करेंगे तो वहां चालकता भी क्या होगी, वहां पे कितना जो फास्ट मूव करेगा उससे क्या होगी, चालकता भी वहां पे क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, फोर्थ पॉइंट आता है क्या, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। क्लियर। अब आपके पास आएगी सर विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य जो इसको क्या इफेक्ट करेगा, आपको पता है विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्रबल विद्युत अपघट्य था आपके पास और एक आपके पास क्या था, दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर। अब आपके माइंड में आएगा सर प्रबल मतलब और दुर्बल का मींस क्या आएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब क्या, 100% आयनित हो रहे हैं, जो 100% आयनित होंगे यानी 100% आयनित, और 100% आयनित होंगे तो आयनों की संख्या, आयनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, आयनों की संख्या इंक्रीज होगी, और आयनों की संख्या इंक्रीज होगी तो वहां पे क्या होगा, जी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास इंक्रीज होगी। आया समझ में। और जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो 100% वहां आयनित नहीं होंगे, तो 100% आयनित नहीं होंगे तो आयनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर आयनों की संख्या कम है तो वहां पे जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सा दुर्बल है तो 100% आयनित नहीं होगा, तो क्या होगा, आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या कम होगी तो जी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास कम होगी, यानी कंडक्टेंस जो चालकता है, चालकता भी क्या होगी आपके पास कम होगी। फिर आता है आपके पास आयनों का आकार, क्या आता है, आयनों का अगर आयनों के आकार की बात करूं, जितना छोटा आयंस का आकार होगा, जितना छोटा क्या होगा, आयंस का आकार होगा। किस अवस्था के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, गलित अवस्था की बात कर रहा हूं। अगर गलित अवस्था के अंदर अगर आयनों का आकार छोटा है, जितना छोटा आयन का आकार होगा उतनी ही उसकी चालकता क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, गलित अवस्था में मतलब किसी के साथ जो बॉन्ड करा तो उसके चारों तरफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, छोटे हुए। तो इस कंडीशन जितना बड़ा आकार उतनी ज्यादा, तो कह सकते हैं कि आयनों का आकार जितना छोटा होगा उसकी चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। जैसे आयन की बात करूं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, लिथियम की बात कर ली, किसकी बात कर ली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सीजियम क्या होता है, सिंपल सा CS, सीजियम है आपके पास, सीजियम है, रुबिडियम, ये आयंस की फॉर्म में, ये सबसे छोटा आयन है, तो इसकी जो चालकता होगी, जी का मान क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा आयन, सबसे छोटा आयन, तो जी का मान क्या होगा, सबसे अधिक, क्या होगा, जी का मान सबसे अधिक। और ये क्या होगा, सबसे बड़ा है, आयन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आयन, तो जी का मान सबसे कम। आया समझ में। अगर ऑर्डर पूछ ले आयंस का तो ये ऑर्डर ये होता है। और कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, 12th में एग्जाम में पूछा गया है कि आयंस लिथियम एंड सीजियम में किसकी चालकता सबसे कम होगी, किसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, पॉइंट वो आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम इसके ऊपर भी बात कर रहा है कि जल योजन, जल योजन है आपके पास, जल के अंदर कोई भी हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, हाइड्राइड्स फॉर्म में आपके पास है कोई भी आयंस, अगर वो जल योजन है, किसी भी जल योजन की बात करें तो जल योजन जो होता है समानुपाती होता है 1 क्या होता है, साइज ऑफ आयन के, किसके, साइज ऑफ आयन की, आयन का आकार कितना है। अगर आयन का आकार छोटा होगा तो जल योजन ज्यादा होगा, अगर आयन का आकार बड़ा है तो जल योजन क्या होगा, कम होगा आपके पास। और जल योजन जो है आपके पास, हाइड्राइजेशन जो है आपके पास, जल योजन, क्लियर, ये जल योजन क्या है, समानुपाती होगा, साइज ऑफ आयन है तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू भी क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। अगर जितना ज्यादा जल योजन होगा उतना ही जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर साइज का आकार सबसे बड़ा तो वहां पे जल योजन कम होगा, तो जल योजन कम होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब उल्टी वैल्यू, वहां पे साइज छोटा तो जल योजन अधिक। तो इस कंडीशन, अगर इसी का मैं अगर ऑर्डर लिखूं इसके अंदर, क्लियर, लिथियम के, इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए, तो यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, क्या ऑर्डर होगा, मैं ये ऑर्डर यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं आपके पास कि ये जो भी लिथियम का और जो जल योजन का ऑर्डर जो है, क्या ऑर्डर आपके पास, जैसे लिथियम है Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम
एंड सीजियम। क्लियर। अगर इसके ऑर्डर की बात करूं तो जस्ट इसका अपोजिट ऑर्डर होगा, लिथियम सबसे कम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम और फिर रुबिडियम। क्लियर। रुबिडियम देन सीजियम आपके पास आएगा। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम, जी की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, सबसे कम, और यहाँ पे हाइड्राइजेशन क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा, और यहाँ आपके पास जी की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो हाइड्राइजेशन क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है। क्लियर। आया समझ में? कौन कौन से प्रभाव है आपका चालकता को डिपेंड करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से चालकता को प्रभावित करने वाले कारक है। आई होप कि ये सारे क्लियर हो गए। देन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन पढ़ने वाला है क्या, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, यानी चालकता के प्रकार क्या होते हैं और किस टाइप्स के उसके ऊपर भी क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है। थैंक यू गाइस।